हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है और हमारा आज का टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। अध्याय 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, प्राणियों के द्वारा शरीर में निर्मित हानिकारक और विषैले अपशिष्ट पदार्थ, जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, इनको शरीर से विसर्जित करने की जो जैविक प्रक्रिया है, इसको उत्सर्जन कहा जाता है। तो प्राणियों के द्वारा शरीर में निर्मित हानिकारक या विषैले अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से निष्कासित करने की जैविक प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर की कोशिकाओं से उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप शरीर में एकत्रित जटिल यौगिकों यानी अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और यूरिक अम्ल आदि का विघटन होता है और कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थों का लंबे समय तक शरीर में रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, शरीर में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, हानिकारक होते हैं। इसीलिए शरीर के विभिन्न अंग समूहों के माध्यम से इन पदार्थों को शरीर के बाहर विसर्जन कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है इन अपशिष्ट पदार्थों को। इस प्रक्रिया में शामिल अंग समूहों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थों का जो वर्गीकरण है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्राणियों के उत्सर्जी पदार्थों में उपस्थित तत्वों के आधार पर उत्सर्जी पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो उत्सर्जी पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ, दूसरा है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। तो इन दोनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ। कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति अम्लीय प्रकार की होती है और इन पदार्थों के कोशिकाओं में अधिक समय तक रहने के फलस्वरूप अम्ल निर्माण के कारण कोशिकाओं की क्षति होती है, कोशिकाओं की हानि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन क्रिया में निर्मित होती है। श्वसन तंत्र के माध्यम से इसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। दूसरा है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जीव जंतुओं के द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों में मुख्यतः अमोनिया, यूरिया व यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। इसमें अमोनिया सबसे अधिक विषैला पदार्थ है, जिसके उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, जबकि यूरिक अम्ल अपेक्षाकृत कम विषैला पदार्थ है और इसके उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। उत्सर्जन के जो प्रकार हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो विभिन्न प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर उत्सर्जन के तीन प्रकार होते हैं। उत्सर्जन के तीन प्रकार होते हैं। इन तीनों प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है अमोनिया उत्सर्जन, दूसरा है यूरिया उत्सर्जन और तीसरा है यूरिक अम्ल उत्सर्जन। देखिए, अमोनिया जो उत्सर्जन है, इसके अंतर्गत नाइट्रोजन का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है। जो यूरिया उत्सर्जन है, यकृत में अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया का निर्माण करता है। और जो यूरिक अम्ल उत्सर्जन है, इसके बारे में अगर देखें तो इसके अंतर्गत नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। जो नाइट्रोजन है, इसका उत्सर्जन किस रूप में होता है? यूरिक अम्ल के रूप में होता है। इसके उत्सर्जन से जंतुओं में जल की न्यूनतम मात्रा का ह्रास होता है। देखिए, जो अमोनिया उत्सर्जन है, इसके बारे में अगर बात करें तो अधिकांश जो अस्थिल मछलियां हैं, बोनी फिश, और जो अस्थिल मछलियां हैं, अधिकांश अस्थिल मछलियां जैसे टैडपोल और जलीय कीट नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो बोनी फिश, टैडपोल और जलीय कीट क्या करते हैं? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। जो नाइट्रोजन से भरपूर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको ये जो बोनी फिश है, टैडपोल है, जलीय कीट जो है, ये अमोनिया के रूप में इनको उत्सर्जित करते हैं, इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को। और उनकी इसी प्रकृति को अमोनिया उत्सर्जीकरण कहते हैं। अमोनिया के अणु जल में शीघ्रता से घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं, इसीलिए वे आसानी से झिल्ली अवरोधकों को क्या करते हैं? पार कर लेते हैं। जो झिल्ली अवरोध है, इनको पार कर लेते हैं।
कोमल शरीर वाले अकशेरुकी प्राणियों में अमोनिया शरीर के संपूर्ण सतह से निकलकर चारों ओर स्थित जल में घुल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। मछलियों में अमोनिया का उत्सर्जन गिल्स के द्वारा होता है। जो मछलियां हैं इनमें अमोनिया का उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो क्लोम के द्वारा होता है, गिल्स के माध्यम से होता है। अमोनिया के उत्सर्जन में वृक्क की भूमिका बहुत कम होती है। दूसरा है यूरिया उत्सर्जन। देखिए, वह जंतु जिनमें शुष्कन की आशंका बनी रहती है तथा स्थलीय आवास में अनुकूलन के लिए जल की हानि से बचने के लिए जंतु कम विषैले नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो जो यूरिया उत्सर्जन है वह जंतु जिनमें शुष्कन की आशंका बनी रहती है और स्थलीय आवास में अनुकूलन के लिए जल की हानि से बचने के लिए जंतु कम विषैले नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। कोशिकाओं के लिए अमोनिया अत्यंत हानिकारक होती है, जबकि कोशिकाएं यूरिया की अति सांद्रता को सहन कर सकती है, क्योंकि यूरिया अमोनिया के अपेक्षा लगभग 1,00,000 गुना कम हानिकारक होता है। स्तनधारी और अधिकांश वयस्क उभयचर जो कि स्थलीय हैं तथा अनेक समुद्री मछलियां और कछुए जो कि अधिपरासरणी वातावरण में जल संरक्षण के समस्या का सामना करते हैं, वे यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो अधिकांश जो स्तनधारी या वयस्क उभयचर जो हैं, जो कि स्थलीय हैं, स्थल पर रहते हैं, ये अनेक समुद्री मछलियां या जो अनेक समुद्री मछलियां जो समुद्र में मछलियां हैं, वे कछुए, ये जो सभी जो है जो अधिपरासरणी वातावरण में क्या करते हैं, जल संरक्षण के समस्या का ये सामना करते हैं, ये सभी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यकृत में यूरिया का निर्माण एक उपापचयी चक्र यानी यूरिया चक्र या और याद रखिएगा यूरिया चक्र या और निथिग चक्र के द्वारा होता है। तो यकृत में यूरिया का निर्माण एक उपापचयी चक्र के द्वारा होता है, यानी यूरिया चक्र या और निथिन चक्र के द्वारा होता है, जिसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया के क्या करते हैं, यूरिया के निर्माण करते हैं, यूरिया का उत्पादन करते हैं। परिसंचरण तंत्र के द्वारा यूरिया को वृक्कों तक पहुंचाया जाता है, जहां से इसका उत्सर्जन होता है। इसके बाद यूरिक जो अम्ल उत्सर्जन है, इसके बारे में देख लेते हैं ये कैसे होते हैं। तो कुछ स्थलीय जंतुओं में नाइट्रोजन उपापचय के द्वारा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के द्वारा निर्मित नाइट्रोजन युक्त यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। कुछ स्थलीय जंतुओं में नाइट्रोजन उपापचय के द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है, और यह अम्ल जंतुओं में जल की न्यूनतम मात्रा का ह्रास होने देता है, जल की न्यूनतम मात्रा का हानि होने देता है, ह्रास होने देता है, याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है यूरिक अम्ल की जल में विलयता अमोनिया व यूरिया के तुलना में अत्यंत कम होती है। ठीक है, यूरिक अम्ल की जल में यूरिक अम्ल जो है ये जल में विलयता, इसकी जो जल में विलयता है अमोनिया और यूरिया के तुलना में अत्यंत कम होती है। किसकी? यूरिक अम्ल की जल में विलयता, और इसीलिए इसका उत्सर्जन एक ठोस अपशिष्ट के रूप में होता है। स्थलीय घोंघा, कीट पतंगे, पंछी और अनेक सरीसृप यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो घोंघा, कीट पतंग, ठीक है, पंछी और अनेक जो सरीसृप हैं ये क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी जो अंग है, जैसे मनुष्य में जो यूरिया उत्सर्जी अंग है वह है वृक्क यानी किडनी के द्वारा जो है यूरिया का उत्सर्जन होता है मनुष्य में। अमीबा में जो यूरिया उत्सर्जी जो अंग है वह त्वचा व रेतिका। केंचुओं में उत्सर्जिकाएं हैं। झींगा मछली में हरित ग्रंथियां हैं। फीता कृमि में फ्लेम कोशिकाएं हैं, और अर्थोपोडा में मैलपीगी नलिकाएं हैं, और सिलेंट्रेटा में त्वचा और मुख है, ठीक है, माउथ है। उत्सर्जित तत्वों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। तो उत्सर्जित तत्वों के आधार पर जंतुओं का जो वर्गीकरण है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए 3 वर्गीकरण है। पहला है अमोनोटेलिक, पहला वर्गीकरण है अमोनोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक, और तीसरा है बताइए यूरिकोटेलिक। तो अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक ये तीनों जो है उत्सर्जित तत्वों के आधार पर जंतुओं के वर्गीकरण है।
और जो अमोनोटेलिक है, ये अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव होते हैं। मछलियां, प्रोटोजोआ और क्रस्टेशियन जीव जैसे केकड़ा, झींगा, कील मछली आदि, ये सभी जो है क्या करते हैं, ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और इन्हें अमोनोटेलिक के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है मतलब यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक जो है यूरिया का उत्सर्जन करने वाले ये जीव होते हैं, जैसे मेढक, उभयचर और स्तनधारी जीव यानी मनुष्य। ये किसके अंतर्गत आते हैं, यूरियोटेलिक के अंतर्गत। और जो यूरियोकोटेलिक जो है, इसमें क्या होता है कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जो जीव होते हैं, जैसे पंछी, सरीसृप, कीट पतंग आदि, ये जो होते हैं यूरिकोटेलिक के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, यूरिकोटेलिक यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव होते हैं। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी जो अंग है, जैसे पहला है किडनी, यानी जो उत्सर्जी अंग है ब्रिक यानी किडनी। उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यानी किडनी से जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, यानी किडनी से जो उत्सर्जन होता है किन किन पदार्थों का होता है, तो रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का निष्कर्षण किडनी से होता है। लंग से क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन होता है। लीवर से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित, जो लीवर है क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यानी नेक्स्ट जो है आंत, इंटेस्टाइन में क्या होता है, कैल्शियम और धातुओं के लवण की जो है आवश्यकता से अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है। इसके बाद त्वचा, स्किन, जैसे पहला है तैल ग्रंथियां। जो तैल ग्रंथियां हैं, इसके जो उत्सर्जित पदार्थ हैं एस्टोरोल, हाइड्रोकार्बन, मोम आदि का उत्सर्जन होता है। और जो श्वेत ग्रंथियां हैं, इनसे पसीना, पसीने में यूरिया, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, जल और लैक्टिक अम्ल की अवांछित मात्रा का शरीर से उत्सर्जन होता है, शरीर से ये बाहर निकलते हैं। मानव जो उत्सर्जन तंत्र है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र, फेफड़ों के द्वारा रक्त की विषाक्त गैस यानी CO2 को बाहर निकाला जाता है। तो किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा CO2 को बाहर निकाला जाता है। और जो स्किन होता है, त्वचा जो होता है, ये शरीर के अशुद्धियों को पसीने के रूप में बाहर निकालने का कार्य करती है। स्वेट के माध्यम से ये बाहर अशुद्धियों को निकालने का कार्य करता है। ये स्किन, चमड़ा, जो ऊपरी त्वचा है। पसीने में 98% जल होता है और 2% अशुद्धियां जैसे अम्ल और खनिज द्रवों के रूप में होते हैं। तो अम्ल और खनिज ये द्रव के रूप में होते हैं, ये अशुद्धियां होते हैं जो 2% होते हैं और ये पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं। बड़ी आंत, जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत शरीर के विषैले और निःसृत पदार्थ को क्या करते हैं, बड़े आंत शरीर के विषैले और निःसृत पदार्थ को मल के रूप में बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ये जो बड़ी आंत हैं, ये शरीर के विषैले पदार्थ को, निःसृत पदार्थ को क्या करते हैं, मल के माध्यम से मल के रूप में बाहर निकालने का ये कार्य करती हैं। मलाशय में बड़ी आंत से आया हुआ मल गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र के जो अंग हैं, इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग है किडनी, मूत्र नलिका, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। देखिए, मनुष्य का जो उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी तंत्र, यहां पे दिया गया फिगर को देखिए एक बार। ये आपका क्या है, ये है अधिवृक्क ग्रंथियां, ठीक है। ये है आपका वृक्क धमनी सिरा है, ये वृक्क सिरा है, ठीक है। और ये आपका वृक्क यानी किडनी है। ये क्या है, पृष्ठ महाधमनी है। और ये वाला एरिया पेल्विस कहलाता है। इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा, ये जो है अग्र महाशिरा है। और ये क्या है, मेड्यूला है। और ये कार्टेक्स का है, क्या है, ये जो रोम टाइप का है, ये कार्टेक्स होता है। इसके बाद ये जो होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये एक ब्लैडर की तरह होता है मूत्राशय, और ये होता है मूत्र मार्ग, इसको ध्यान में रखिएगा। किडनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी वृक्क। प्रत्येक मनुष्य में 2 किडनी होते हैं, 2 वृक्क होते हैं। यह स्पाइन के दाएं बाएं पसलियों के नीचे व उदर के पीछे स्थित होता है, बेली के पीछे, पेट के पीछे स्थित होता है। बायां वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा थोड़ा ऊपर स्थित होता है, यानी ऊपर नीचे होते हैं, हल्का। यह रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों को हटाने और रुधिर में उपयोगी पदार्थों की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए
ये जो किडनी होता है अनुकूलित होता है। किडनी का जो कार्य है इसको ध्यान में रखिएगा। वृक्क की आकृति राजमा के समान होती है, जो राजमा के बीज होते हैं इनके समान होती है। और सामान्यतः एक वृक्क की लंबाई जो होता है, किडनी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। एक वयस्क व्यक्ति में इसका भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। तो एक वयस्क व्यक्ति में किडनी का जो वजन होता है 120 से 170 ग्राम होता है, ठीक है। और प्रत्येक वृक्क गहरे भूरे और लाल रंग के तंतुमय संयोजी ऊतकों से घिरा रहता है। वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो वृक्क के चारों ओर, किडनी के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। प्रत्येक वृक्क एक खोल से घिरा होता है, जिसे वृक्क खोल कहते हैं। वृक्क की भीतरी सतह अवतल होती है, जिसमें एक अनुदैर्ध्य छिद्र होता है, जिसे हाइलम कहते हैं, वृक्कीय हाइलम। इससे होकर वृक्कीय धमनी व तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं तथा वृक्कीय शिरा और मूत्र नलिका बाहर निकलती है। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो फिगर है, जो फिगर है, फिगर को देखिए एक बार। वृक्कों की आंतरिक संरचना जो फिगर है, इस फिगर में वृक्कीय स्तंभ, जो ये जो है ये क्या है, ये वृक्कीय स्तंभ है। ये आपके क्या है, ये कार्टेक्स है, वल्कीय भाग है। ये क्या है, ये वाला भाग इसको बोलते हैं कैलिक्स। और ये क्या है, वृक्क धमनी है, ये वृक्क शिरा है। ये क्या है, वृक्क श्रोणी है। और ये आपका मूत्र वाहिनी है ये। और ये क्या है, ये आपका वृक्क संपुट है, यानी कैप्सूल है। वृक्क दो भागों में विभाजित होते हैं, एक वल्कुट, दूसरा मेडुला। वल्कुट बाहरी गहरा भाग होता है और जो मेडुला होता है ये आंतरिक हल्का मध्यांश भाग होता है। वृक्क का बाह्यतम भाग वृक्क खोल के नीचे थोड़े पतले या संकरे रूप में होता है, थीन या नैरो के रूप में होता है, जिसे वल्कुट कहते हैं। और आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। मेडुला छोटे छोटे शंक्वाकार भागों में विभाजित होता है। तो याद रखिएगा, वृक्क का बाह्यतम भाग यानी बाहरी का जो हिस्सा है, वृक्क खोल के नीचे थोड़े पतले या संकरे के रूप में होता है, जिसे वल्कुट कहते हैं। और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। मेडुला जो होता है ये छोटे छोटे शंक्वा आकार में विभाजित होता है, जो पिरामिडस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पिरामिडस। प्रत्येक पिरामिड का मोटा भाग इसका आधारी भाग होता है। वृक्क के पिरामिडस का कोटर में उभरा हुआ शंक्वाकार भाग वृक्क अंकुर कहलाता है। क्या कहलाता है? वृक्क अंकुर। देखिए, वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। तो किडनी स्टोन जो होता है, किडनी में जो पत्थर हो जाते हैं, पथरी जो मिलते हैं, वो किसके बने होते हैं? यूरिक अम्ल या कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण जो है वृक्क में जो होता है पथरी बन जाता है। किडनी में जो है स्टोन, मतलब कि जम जाता है, स्टोन पाया जाता है। तो किस कारण, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये जो स्टोन होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फास्फेट के कारण बनते हैं या यूरिक अम्ल के कारण बनते हैं। इसके बाद है वृक्काणु, नेफ्रॉन। वृक्काणु क्या है, नेफ्रॉन क्या है? तो मानव शरीर में प्रत्येक वृक्क लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख लंबी महीन कुंडलित नलिकाओं का जो है बना होता है। 10 लाख लंबी महीन कुंडलित नलिकाओं का ये बना होता है। क्या? तो वृक्क यानी जो वृक्काणु है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। जो वृक्क होता है 1 मिलियन लंबी महीन कुंडलित नलिकाओं का ये बना होता है, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। यह एक उपकला नलिका है जो लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी और 20 से 60 माइक्रोमीटर मोटी यानी व्यास वाली होती है। नेफ्रॉन रुधिर के रासायनिक संगठन को यह नियंत्रित करता है। तो यहां पे नेफ्रॉन की जो संरचना है, आप एक बार इसको देख लीजिए। ये क्या है? ये अभिवाही धमनियां है, ठीक है, अभिवाही ये धमनिका है। ये क्या है? ये अपवाही धमनिका है। देखिए, ये है समीपस्थ संवलित नलिका। ये क्या है? दूरस्थ संवलित नलिका है। ये आपका बोमेन संपुट है और ये अवरोही भुजा है। क्या है? अवरोही भुजा है। और ये आपका आरोही भुजा है। और ये दोनों जो है ये हिलने के लूप जो
हेनले का जो लूप है इसी के अंतर्गत ये आते हैं। और ये वासा रेक्टा है ये जो है, और इसको बोलते हैं संग्रह नलिका। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। प्रत्येक नेफ्रॉन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो नेफ्रॉन है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, वृक्क कणिका, दूसरा है वृक्क नलिकाएं। पहला है वृक्क कणिका। वृक्क कणिका दो भागों से मिलकर बनी होती है। और वृक्क कणिका जो है इसके दो भाग हैं, देखिए, केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट। तो वृक्क कणिका जो है इसके दो भाग हैं, केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट। देखिए, केशिका गुच्छ जो है इनमें नलिकाओं का जाल होता है केशिका गुच्छ में। तो जो केशिका गुच्छ है इनमें नलिकाओं का एक जाल फैला होता है जो अपवाही या अभिवाही धमनिका से मिलकर बना होता है। एक धमनिका केशिका गुच्छ में क्या होता है, केशिका गुच्छ में रक्त ले जाने का कार्य करती है, जिसे अभिवाही क्या बोलते हैं, अभिवाही धमनिका कहते हैं। दूसरी धमनिका केशिका गुच्छ में रक्त को एकत्रित कर ले जाती है और उसे अपवाही धमनिका कहते हैं। याद रखिएगा, अपवाही धमनिका जो है इसके अपेक्षा अगर बात करें, जो अपवाही धमनिका होता है इसके अपेक्षा अभिवाही अपवाही धमनिका की अपेक्षा जो अभिवाही धमनिका है इसकी चौड़ाई अधिक होती है। किसकी? अपवाही धमनिका के अपेक्षा जो अभिवाही धमनिका है इसकी। तो अभिवाही धमनिका की चौड़ाई अधिक होती है। अतः यहां लाया गया रक्त केशिका गुच्छ द्वारा छनता है या फिल्टर होते रहता है। इसके बाद बोमेन संपुट क्या है? बोमेन संपुट द्विस्तरीय छोटे आकार की संरचना है जो चपटी कोशिकाओं के द्वारा जो है स्तरित होती है, लेयर्ड होती है। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, वृक्क नलिकाएं, ये बोमेन संपुट से जुड़ी पतली और लंबी नलिकाएं होती हैं। इनके तीन भाग होते हैं। तो जो वृक्क नलिकाएं हैं इनके तीन भाग हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ जो कुंडलित नलिका है, वृक्क नलिका का प्रारंभिक भाग बंद व अंतिम भाग खुला रहता है। बंद सिरे पर वृक्काणु दोहरी झिल्ली युक्त प्लानेनुमा संरचना बोमेन संपुट के रूप में होती है और बोमेन संपुट का विस्तार आगे भी एक कुंडलित वृक्कीय नलिका के रूप में होता है, जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इस भाग की उपकला कोशिकाएं विशिष्ट होती हैं जो कि गुहा से आंतरिक द्रव में लवण और अन्य पदार्थों का परिवहन करती है। नलिका गुहा के स्तर का निर्माण करने वाली कोशिकाओं के शीर्ष पर असंख्य सूक्ष्मांकुर यानी अंगुली के समान जो है प्रवर्ध होते हैं जो सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं। हेनले का लूप, देखिए, इसका प्रारंभिक भाग समीपस्थ नलिका के अंतिम भाग से प्रारंभ होकर दूरस्थ नलिका के प्रारंभिक भाग पर समाप्त होता है। यह यू आकार का हेयर पिन लूप अवरोही व आरोही भुजा का बना होता है। अवरोही भुजा के प्रारंभिक चतुर्थ पंचम खंड मोटे होते हैं और इनका व्यास समीपस्थ नलिका के समान होता है। यहाँ की कोशिकाएं समीपस्थ नलिका की कोशिकाओं के तुलना में बहुत कम सूक्ष्मांकुर व माइटोकॉन्ड्रिया रखती हैं। अवरोही भुजा का पंचम खंड पतला होता है जो कि चपटी उपकला कोशिकाओं के द्वारा स्तरित होता है। आरोही भुजा में भी एक पतला व मोटा खंड होता है और मध्यांशीय क्षेत्र में पतली आरोही भुजा एक घनाकार उपकला कोशिकाओं के द्वारा स्तरित रहती है। ठीक है। दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप का आरोही भाग दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ा रहता है। इसका दूरस्थ भाग संग्रह नलिका से जुड़ा रहता है और प्रत्येक संग्रह नलिका अनेक वृक्काणुओं से सूक्ष्म परानिस्यंदन ग्रहण करती है और इस भाग की कोशिकाएं सूक्ष्मांकुरों के साथ घनाकार उपकला के द्वारा स्तरित होती है, लेयर्ड होती है। इसके बाद देखिए, वृक्काणु का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रॉन जो है, स्थिति के आधार पर नेफ्रॉन को दो भागों में बांटा गया है। एक है मध्यांश नेफ्रॉन, मध्यांश नेफ्रॉन, याद रखिएगा। और इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, मध्यांश जो नेफ्रॉन है, मध्यांश नेफ्रॉन की केशिका गुच्छिकाएं उल्कुट की आंतरिक सतह में क्या होती है, तो जो कॉर्टेक्स होता है वल्कुट, तो वल्कुट की आंतरिक सतह में ये पाई जाती हैं और हेनले का दीर्घ लूप मध्यांश में रहता है जो वासा रेक्टा से संयोजित होते हैं। रक्त पहले केशिका गुच्छ से, उसके बाद वासा रेक्टा के
हेयर पिन के समान पासा से गुजरता है, यानी लूप से गुजरता है, पासा नहीं, पास से, और जो हेलने के पास के साथ ब्रिक के मध्यांश में स्थित होता है। तो वलकुटीय नेफ्रॉन जो है यह एक समान नेफ्रॉन है जो संपूर्ण नेफ्रॉन का 85% भाग है। इनकी केशिका गुच्छिकाएं बाह्य वलकुट में तथा अपेक्षाकृत हेलने का छोटा लूप मध्यांश में बहुत कम दूरी तक रहता है। इस प्रकार के नेफ्रॉन में वासा रेक्टा का अभाव होता है। ठीक है, वासा रेक्टा का अभाव होता है। इसके बाद नेफ्रॉन की जो क्रियाविधि है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, नेफ्रॉन की जो क्रियाविधि है, पहला है सभी उत्सर्जित पदार्थों को रक्त से ये निकालता है, और दूसरा आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में ये बनाए रखता है। तो नेफ्रॉन की जो मैकेनिज्म है उसको ध्यान में रखिएगा। उत्सर्जित पदार्थों को रक्त से निम्नलिखित 2 चरणों में अलग किया जाता है। जो उत्सर्जित पदार्थ हैं इनको रक्त से, ब्लड से 2 चरणों में अलग किया जाता है। पहला चरण है निस्यंदन यानी बायफिल्ट्रेशन, निस्यंदन के द्वारा। दूसरा क्या है, पुनरावशोषण द्वारा। तो निस्यंदन के द्वारा क्या होता है कि यह क्रिया जो है केशिका गुच्छ में संपन्न होती है। बायफिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है केशिका गुच्छ में संपन्न होती है। केशिका गुच्छ के एक छननी की भांति कार्य करता है, फिल्टर की तरह कार्य करता है। केशिका गुच्छ से होकर प्रति मिनट लगभग 1 लीटर जो है ब्लड प्रवाहित होती है, और 1 लीटर ब्लड में लगभग 500 मिलीलीटर प्लाज्मा पाया जाता है, और रक्त का लगभग 10% भाग इसके द्वारा जो है फिल्ट्रेशन होता है, यानी छनता है। अभिवाही धमनिका की मोटाई जो है अपवाही धमनिका की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए केशिका गुच्छ में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, और जिसे निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन की क्रिया संपन्न होती है। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, इस पर निस्यंदन की इस क्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया के द्वारा रुधिर प्लाज्मा से जल, ग्लूकोज तथा खनिज लवण छान लिए जाते हैं। इस क्रिया के द्वारा केवल प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं नहीं छन पाती है, रक्त में ही बनी रहती है। ठीक है, ये सभी नहीं छन पाती हैं, तो क्या होते हैं, रक्त में ही ये मौजूद रहते हैं। छना हुआ रक्त द्रव निस्यंदन यानी लिक्विड फिल्ट्रेट कहलाता है, और यह निस्यंदन बोमेन संपुट की नलिका में जाता है। रुधिर का अगर बात करें तो रुधिर का जो लाभदायक घटक है वो है फिल्ट्रेशन के द्वारा छान लिया जाता है। रुधिर का जो लाभदायक घटक होता है, जो इंपॉर्टेंट है जो घटक, ये फिल्ट्रेशन के द्वारा छान लिए जाते हैं, और इस प्रकार के चयनात्मक निस्यंदन को, जिसमें लाभदायक घटक और पदार्थ छान लिए जाते हैं, उसे डायलिसिस कहते हैं। जिस व्यक्ति की किडनी या ब्रिक ठीक से कार्य नहीं करता है या खराब हो जाता है, तो उसे जीवित रहने के लिए नियमित रूप से कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल डायलिसिस के द्वारा रक्त को शुद्ध करवाना पड़ता है, और केशिका गुच्छ एक डायलिसिस थैली का कार्य करती है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है पुनरावशोषण के द्वारा। बोमेन संपुट से छनने के बाद रक्त नेफ्रॉन के बाहर कोशिकाओं के जाल में पहुंचता है, और निस्यंदन यानी फिल्ट्रेट में उपस्थित अनेक लाभदायक तत्वों का नेफ्रॉन के नलिकाओं के चारों ओर उपस्थित रुधिर कोशिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषण की यह प्रक्रिया नेफ्रॉन के नलिकाओं से रक्त के गुजरते समय जो है उत्पन्न होती है या संपन्न होती है। तो रक्त के गुजरते समय यह संपन्न होती है। इसके पश्चात रक्त जो होता है परिसंचरण तंत्र में वापस लौट आता है, रिटर्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को पुनः अवशोषण कहते हैं। निस्यंदन के द्वारा अधिकांश जल का अवशोषण परासरण के क्रिया के द्वारा होता है, और अवशोषण के द्वारा ग्लूकोज, विटामिन, खनिज लवण, हार्मोन्स आदि लाभदायक तत्वों को रक्त से अवशोषित कर लिया जाता है। हाल के वैज्ञानिक अनुसंधान ने जो वैज्ञानिक खोज था, इस अनुसंधान ने स्पष्ट कर दिया कि 100 मिलीलीटर निस्यंदन से लगभग 99 मिलीलीटर द्रव्य का पुनः अवशोषण हो जाता है। पुनरावशोषण के बाद नलिका की कोशिकाओं से कभी कभी कुछ उत्सर्जित पदार्थों का स्राव होता है, जो निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन में मिलते हैं, और इस स्राव को ट्यूबुलर स्राव कहते हैं, तथा निस्यंदन यानी फिल्ट्रेट को यूरिन कहते हैं, मूत्र कहते हैं। मूत्र और मूत्रण के जो घटक हैं इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना जो प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर जिन लोगों ने अभी तक बुक नहीं लिया है या आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।